हेलो दोस्तों, अंबेडकर साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं नवल किशोर। फिजिक्स के टॉपिक वर्क एंड एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको कार्य की परिभाषा या इनके मात्रक के बारे में कुछ बता देता हूं। कार्य बराबर होता है मित्रों बल एवं विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। बल बराबर एफ विस्थापन यानी मीटर। बल का मात्रक है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक है मीटर। यानी वर्क बराबर एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा। अपने को पता बल का मात्रक है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक है मीटर। तो न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है अपने पास जूल। ठीक है। ऊर्जा कार्य करने की दर को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक जूल है, दोनों का ही जूल है। तो अपन कह सकते हैं कार्य बराबर ऊर्जा। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य के मात्रक एम के एस पद्धति में कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर है। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल है। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर क्वेश्चन में थीटा बराबर 0 डिग्री का कोण हो तो कोस थीटा की वैल्यू हमको पता है 1 होता है। तो कार्य पॉजिटिव होगा और वो मैक्सिमम होगा। जैसे यह कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है और कार्य इस दिशा से लग रहा है और यहाँ से विस्थापित होके यहाँ तक आ गई है। ठीक है। तो दोनों के मध्य जो दूरी है वह है विस्थापन। तो हमने पहले बता रखा था फोर्स बल, यहाँ से कोई धक्का मार रहा है, कोई बल लग रहा है और दोनों के बीच की जो दूरी है वह विस्थापन। तो बल एवं विस्थापन दोनों का गुणनफल ही कार्य है। मित्रों, सबसे अधिकतम कार्य थीटा बराबर 0 होने पर ही होगा और कार्य पॉजिटिव होगा। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कार्य बिल्कुल शून्य होगा, क्योंकि कार्य बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है। जैसे मैंने डायग्राम बना रखा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है और एम द्रव्यमान की वस्तु जैसे सिर पे रख रखा है और वो चल रहा, तो चल तो रहा पर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा और फोर्स और विस्थापन दोनों का गुणनफल होता है कार्य। तो कार्य शून्य होगा। या कोई रस्सी से बांधकर किसी चीज़ को खींचे, ऐसे कोई भी उदाहरण आए जिसमें थीटा बराबर 90 हो तो उसका आंसर अपने को शून्य करना है। पॉइंट नंबर 3, थीटा बराबर 180 डिग्री हो। अपने को पता है कोस 180 डिग्री बराबर -1 होता है। तो अपने थीटा बराबर 180 हो तो कार्य ऋणात्मक होगा। जैसे ये कोई एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, फोर्स लग रहा है इधर से और कोई दूसरा फोर्स लग रहा है इधर से, तो दोनों को आमने सामने टक्कर हो रही है तो कार्य अपना ऋणात्मक होगा।
यानी बल विपरीत लगे तो कार्य ऋणात्मक होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। यदि बल तथा लंबाई दोनों के मात्रकों को 5 गुना कर दिया जाए तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। अपने को पता है बल का मात्रक होता है न्यूटन और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। अपने को पता है ये क्वेश्चन में कह रहा है 5 गुना कर दिया जाए दोनों के मात्रक को, इसको भी 5 गुना, इसको भी 5 गुना और इसको भी 5 गुना कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 5m 25 Nm 25 न्यूटन मीटर, यानी 25 न्यूटन मीटर हो जाएगा। और न्यूटन मीटर बराबर अपने को पता है जूल होता है, तो ये हो जाएगा 25 जूल। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल, तो आंसर क्या हो जाएगा 25 गुना। पाँच न्यूटन बल के प्रभाव से एक वस्तु सरल रेखा में 10 मीटर की दूरी तय करती है। यदि किया गया कार्य 25 जूल हो तो बल द्वारा वस्तु की दिशा में बनाया गया कोण होगा। मित्रों, अपने को पता कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। वर्क का सूत्र क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। और फोर्स तो अपने पास कितना 5N और दूरी कितनी है 10M, तो सूत्र में 1/5 गुणे 10, 10 पंजे को 50 और कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 से काट दिया 5 बार, तो अपने पास कितना हो गया 25। आंसर क्या आ जाएगा, कोण बराबर 60 डिग्री। गतिज ऊर्जा और वेग में संबंध। कई बार क्वेश्चनों में आता है ना दोस्तों, अगर वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगी। इनको मैं आज आपको खोल के दिखा दूंगा। पहला, वेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, यानी दुगुना का मतलब 2 का स्क्वायर। अगर वेग को अपन 3 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगी। तिगुना का मतलब 3 का स्क्वायर। वेग को अगर अपन आधा कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा 1/4 गुना घट जाएगी, यानी 1/2 का स्क्वायर। अगर वेग को अपन 4 गुना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा 4 चौको 16 गुना बढ़ जाएगी। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। माना m द्रव्यमान कोई 10 kg है और वेग है 4 मीटर पर सेकेंड। एक ही उदाहरण से हम तीनों चारों क्वेश्चन कर लेंगे। अब अपने को निकालनी है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है 1/2 mv का स्क्वायर, 1/2 m 10 और v 4 का होल स्क्वायर, यानी 80 जूल आ गया अपने पास। अब वेग को आधा करने पर m बराबर 10 मान लिया, जो दे रखा है पहले से ही, और v को आधा करने पर वेग पहले अपने ने 4 माना था और अब वेग को आधा कर दिया 2 मान लिया। तो अब अपन गतिज ऊर्जा निकालेंगे, वही 1/2 mv का स्क्वायर
1/2 10 तो जैसे कि जैसे है, और 2 का होल स्क्वायर, तो अपने पास कितना आ गया 20 जूल। और पहले कितना था 80 जूल, यानी 4 गुना घट गई है। मैंने आपको बताया था वेग को आधा करने पर गतिज ऊर्जा 1/4 गुना घट जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इसी से कर लेंगे। 80 जूल आ रहा ना अपने इस उदाहरण में, तो आगे देखते हैं। वेग को दुगुना करने पर अपन ने द्रव्यमान 10 मान रखा था, वेग 4 था, 4 का दुगुना कर दिया 8। अब निकालने गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा वो है 1/2 इंटू 10 इंटू 8 का होल स्क्वायर, तो 332 जूल। और पहले कितने आए थे जब हमने वेग 4 माना था, जब आए थे 80 जूल, तो 80 का 4 गुना 320 हो गया। यानी वेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। वेग को 3 गुना करने पर m वही माना था 10, और वेग 4 था, 4 का 3 गुना 12, वही गतिज ऊर्जा 720। पहले आए थे अपने पास गतिज ऊर्जा 80 जूल, 80 का 9 गुना 720। ठीक है दोस्तों, अगर यह तो गतिज ऊर्जा और वेग के बारे में बताया। अगर गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान के संबंध के बारे में पूछे, तो जैसे क्वेश्चन में है द्रव्यमान को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा होगी। अगर द्रव्यमान को दुगुना करने पर पूछे तो गतिज ऊर्जा भी समान होगी। जैसे द्रव्यमान को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी दुगनी हो जाएगी। अगर द्रव्यमान को 3 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी 3 गुना हो जाएगी। अगर द्रव्यमान को आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। यानी दोनों में समान संबंध है गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान में। तो और गतिज ऊर्जा और वेग के बारे में मैं आपको बता ही दिया। क्वेश्चन 4 kg भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य। अब इसमें ये डबल गति दे रखी है। गति में अपने गतिज ऊर्जा का सूत्र लगेगा यानी 1/2 mv का स्क्वायर। अब इसमें मित्रों क्या डबल बार गति है, तो इसमें सूत्र लगेगा ये 1/2 mv का स्क्वायर माइनस 1/2 mu का स्क्वायर। शुरुआत में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो द्रव्यमान उतार लेते हैं, फिर इनकी प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकंड है ये, फिर सेकंड वेग अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड है। निकालना क्या अपने को वर्क। अब इसका सूत्र 1/2 mv का स्क्वायर माइनस 1/2 mu का स्क्वायर। 1/2 m ये तो आ गया अपने पास कॉमन, बचा v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू m कितना अपने पास द्रव्यमान 4 kg, तो ये लिख दिए 4 kg इंटू अंतिम वेग कितना 10 और माइनस प्रारंभिक वेग कितना 5, दोनों का स्क्वायर कर दिया तो अपने पास आ गया 125 जूल। क्वेश्चन 4 kg भार की एक वस्तु रेस्ट की अवस्था या शुरुआती वेग से उसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाया जाता है, तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा। अब इसमें मित्र क्या शुरुआती वेग यानी रेस्ट की अवस्था से स्टार्ट होते हैं और अंतिम वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले तो हम वही उतार लेते हैं, द्रव्यमान कितना 4 kg, प्रारंभिक वेग कितना 0 है अपने पास, इनिशियल वेलोसिटी और अंतिम वेग अपने पास आ गया 10। निकालना का 1/2 वही सूत्र पहले वाला है। अब इसमें क्या m तो 4 है ही और अंतिम वेग 10 का स्क्वायर यानी 10 और प्रारंभिक वेग क्या है 0।
तो अपने पास कितना आ गया 200 जूल। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है ये 4 kg भार की वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से स्टार्ट होती है और इसको अचानक रोक दिया जाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो इसमें मित्रों क्या है, प्रारंभिक वेग तो 10 हो जाता और अंतिम वेग 0 हो जाता और कार्य क्या होता अपने पास ऋणात्मक आता। आंसर वही 200 जूल आता पर ऋणात्मक होता क्योंकि अंतिम वेग 0 होता अपने पास। 10 kg वजनी एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। यानी जी की वैल्यू है 9.8। अगर क्वेश्चन को ऊपर से गिराया जाता, कोई वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है तो कार्य पॉजिटिव होता है, और नीचे से ऊपर लेके जाया जाता है यानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लेके जाया जाता है तो कार्य ऋणात्मक होगा। मित्रों मैं आपको बता दूं, अब इसमें जैसे ऊंचाई से गिराई जाए या ले जाई जाए तो स्थितिज ऊर्जा वाला सूत्र लगेगा। अब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या, mgh अपने को पता। अब इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले अपन द्रव्यमान उतार लेंगे। द्रव्यमान कितना 10 kg, हाइट है 2 मीटर और तो गुरुत्व त्वरण इसका 9.8 निकालना है क्या कार्य। अब सूत्र इसमें mgh यानी स्थितिज ऊर्जा वाला लगेगा। तो m तो कितना अपने पास द्रव्यमान तो 10 और तो g कितना 9.8 और हाइट कितनी है 2, तो आंसर कितना आ गया 196 जूल। अगर ये तो गिराई जाए, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले ऊपर ले जाई जाती है तो आंसर माइनस में आ जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 10 kg वजनी एक वस्तु को छत पर ले जाया जाता है और छत की हाइट है 2 मीटर, तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। वो का वही क्वेश्चन है, जी का मान इसमें भी दे रखा है 9.8, द्रव्यमान 10 हो गया, हाइट 2 मीटर हो गई, गुरुत्व त्वरण 9.8 हो गया, निकालना कार्य और ये माइनस में आ गया 196 जूल। चंद्रमा पर गुरुत्वमान पृथ्वी पर गुरुत्वमान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 2 मीटर उछलता है तो चंद्रमा पर कितना उछलेगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है मित्रों, यह पृथ्वी के मान से 1/6 मान कम है, यानी पृथ्वी पर 2 मीटर उछलेगा तो 2 का 6 गुना यानी 12 मीटर अपने क्या उछलेगा वहाँ पे चंद्रमा पर कोई व्यक्ति उछलेगा। अगर पृथ्वी पे जैसे 3 मीटर उछल रहा है तो 6 का 18 गुना चंद्रमा पर उछलेगा। ठीक है, वहाँ पे 6 गुना कम है गुरुत्वमान इससे अपने पृथ्वी से, तो इतने गुना ही ज़्यादा वहाँ पे उछलेगा। माना बृहस्पति ग्रह पर गुरुत्वमान पृथ्वी पर गुरुत्वमान का दुगुना है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 12 मीटर उछलता है तो बृहस्पति ग्रह पर कितना उछलेगा। अब इसमें पृथ्वी से ज़्यादा बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वमान यानी पृथ्वी से दुगुना है, तो पृथ्वी पर जैसे 12 मीटर उछल रहा है तो वहाँ पर दुगुना यानी 2 गुना कम उछलेगा। तो 12 में 2 का भाग दिया तो 6 यानी 6 ही मीटर उछलेगा। जैसे पृथ्वी पर 24 मीटर उछल रहा है तो 24 में अपन 2 का भाग दे देंगे तो 12 मीटर पर बृहस्पति ग्रह पे उछलेगा।